हेलो बच्चों, आज हम लोग जानने वाले हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक तथा इंटर के लिए हिंदी का ग्रामर पर्सन व्याकरण, जिसमें कि 50% ऑब्जेक्टिव किताबी पर पर्सन रहता है, 50% ऑब्जेक्टिव व्याकरण से रहता है, जिसमें कि कुछ ऐसा टॉपिक है जिसको हम लोग पढ़ेंगे। उसको कवर करने के बाद बिहार बोर्ड का कोई भी ऑब्जेक्टिव हम लोग का एक भी सिलेबस से बाहर जाने वाला नहीं है। और इससे मेरे पढ़ाने से 100% है कि एक भी ऑब्जेक्टिव आप बिहार बोर्ड में छोड़ कर नहीं आइएगा। टोटल ऑब्जेक्टिव इसी पोर्शन से होता है। तो आइए आज हम लोग समझते हैं किस प्रकार किस टॉपिक से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है और कितने मार्क्स में पूछा जाता है। तो यहाँ सबसे पहला है वर्ण। वर्ण वर्ण से हम लोग को लगभग 1 से 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसलिए वर्ण जो है बहुत ही सिंपल है, तो इसको हम लोग 1 से 2 मार्क को आसानी से पूरा कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा टॉपिक है शब्द, जिसको हम लोग वाक्य के रूप में भी जान सकते हैं। ये 4 मार्क्स में पूछा जाता है, ये 4 मार्क्स में आता है। उसके बाद संज्ञा। संज्ञा के बारे में अगर डिटेल से पढ़ लिया जाए तो इसमें भी 4 मार्क्स हम लोग का फिक्स हो जाता है। उसके बाद आता है लिंग। लिंग में भी 4 से 7 मार्क्स का पूछा जाता है, और कभी इसका रेशियो बढ़ता घटता रहता है, 4 और 7 के बीच ही होता है। वचन। वचन से भी हम लोगों का 1 से 2 क्वेश्चन वचन से भी देखने के लिए मिला है। तो इसमें माना जाता है 1 या 2 क्वेश्चन इससे भी आना है। उसके बाद आता है कारक। कारक में जब हम लोग बात करते हैं तो कारक जो है इसमें भी 1 से 2 मार्क्स हम लोग के लिए फिक्स है। उसके बाद आता है सर्वनाम। सर्वनाम से भी 1 या 1 से रेशियो 3 तक जा सकता है, 3 तक हम लोग का आ सकता है। उसके बाद आते हैं विशेषण पे। तो विशेषण का बात करें तो 2 से 4 तक इसका ऑब्जेक्टिव आ सकता है, 2 से 4 के बीच ही इसका ऑब्जेक्टिव देखने के लिए मिला है। हम लोग इसका पूरा एनालिसिस करके रखे हैं और आपको बता रहे हैं। इसके बाद आता है उपसर्ग। उपसर्ग में 2 से 3 के बीच एवरेज रहता है, 2 से 3 के बीच मार्क्स में आता है उपसर्ग। और ये टॉपिक जो है बहुत ही जरूरी है, इसको तो कवर करना ही चाहिए क्योंकि ये बहुत सिंपल भी है। उसके बाद आता है प्रत्यय। ये भी बहुत ही सिंपल टॉपिक है, इसका भी 3 से 4 ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड में फिक्स रहता है। तो ये भी बहुत ही आसान है, उपसर्ग और प्रत्यय बहुत ही आसान होता है, इसको भी हम लोग बढ़िया से कवर कर लेंगे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम लोग आते हैं समास में। तो समास में इसमें भी 6 से 7 ऑब्जेक्टिव रेशियो होता है, तो इसको भी बहुत ही आसानी से हम लोग अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। उसके बाद आता है पर्यायवाची। पर्यायवाची में हम लोग 2 से 4 ऑब्जेक्टिव देखा गया है, इसको अभी तक एनालिसिस किया है तो 2 से 4 ऑब्जेक्टिव हम लोग को मिला है। तो इसमें भी हम लोग आसानी से इस टॉपिक को भी पूरा कर सकते हैं। विलोम शब्द। विलोम शब्द जिसको हम लोग विपरार्थक शब्द भी बोलते हैं या उल्टा शब्द भी बोल सकते हैं, ये 5 से 6 का रेशियो तक पूछा गया है। 5 तो फिक्स ही है, या तो 6 भी आ सकता है। तो ये 5 से 6 मार्क में है विलोम शब्द, और इसको हम लोग आसानी से कवर कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। अनेकार्थी शब्द का बात करें, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द भी बोल सकते हैं इसको, और ये हम लोग को 2 से 5 मार्क्स में पूछा जाता है, और इसको भी आसानी से हम लोग कवर करेंगे। मुहावरे का अर्थ, जिसको हम लोग मुहावरा भी कर सकते हैं, तो ये 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी या 4 भी हो सकता है। ये 4 मार्क्स में या 1 से लेकर 4 के बीच होता है। उसके बाद आते हैं लास्ट संधि। तो संधि जो होता है ये 2 से 3 मार्क में फिक्स रहता है, 2 तो रहता ही है, या तो 3 भी हो सकता है, लेकिन 2 से कम नहीं होगा। तो इन सभी टोटल से टोटल इन सभी पोर्शन से लगभग 50% ऑब्जेक्टिव हम लोग का बिहार बोर्ड में फिक्स रहता है। और अगर हमसे जुड़कर ये सब पढ़ाई के अगर आप हमसे जुड़कर इसको पढ़ते हैं तो मैं पूरा गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि ये 50% ऑब्जेक्टिव आपका वहाँ छूटने वाला नहीं है, और ये आपसे मेरा वादा है। थैंक यू। तो चलिए, इन सभी टॉपिकों में आज हम लोग सबसे ज़्यादा मार्क्स में पूछे जाने वाले 6 से 7 मार्क्स में पूछे जाने वाले समास के बारे में जानते हैं, और 100% ये पूछा जाता है, तो इसलिए हम लोग पहले समास से ही शुरू करते हैं। तो जानते हैं समास का कुछ ट्रिक, जिसके मदद से हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं वहाँ के क्वेश्चन को। हुबहू इस उदाहरण से हुबहू मिलता जुलता आपको क्वेश्चन मिलेगा, और ट्रिक के सहायता से आप जरूर उसको समझ लीजिएगा कि कौन सा समास का कौन सा उदाहरण होगा। तो आइए पहले हम लोग सबसे पहले जानते हैं, पहला सबसे पहले अविभाव समास। तो समास के टोटल 6 प्रकार होते हैं।
समास के टोटल 6 प्रकार होते हैं, जिसमें कि पहला अविभाव समास होते हैं, दूसरा तत्पुरुष समास होते हैं, तीसरा कर्मधारय, चौथा द्विगु, पांचवा द्वंद्व और छठवां बहुव्रीहि। और इसके अलावा एक और समास होते हैं जिसे हम लोग नए समास बोलते हैं, किंतु हिंदी में इस 6 ही समास गिना जाता है, परंतु एक एक्स्ट्रा समास नया समास होता है जिसका गिनती हम लोग नहीं करते हैं, फिर भी इसको हम लोग पढ़ लेंगे। तो शुरू करते हैं आज एक नंबर से शुरू कर रहे हैं, जिसमें कि अविभाव समास आते हैं। तो अविभाव समास का यह ट्रिक है कि इसमें पूर्व पद प्रधान होता है, मतलब इसमें पहला पद जो होगा, यानी पहला पद वही क्या होगा इसमें प्रधान। तो यहाँ पर देखते हैं इसमें पूर्व पद प्रधान, मतलब यहाँ उदाहरण से इसको समझते हैं। जैसे प्रतिदिन, तो इसके प्रतिदिन का अगर समास का अगर संधि किया जाए तो प्रति प्लस दिन, तो प्रति जो है ये पहला पद है और प्रति जो है ये कोई अव्यय शब्द है, तो इसलिए प्रति दिन में कौन सा समास, अविभाव समास। तो इसका पहला पद को हम लोग पहचानेंगे, है ना। अनुरूप, तो इसके आगे जो अनु जो है ये अव्यय शब्द का प्रयोग हुआ, और रूप जो है ये कोई एक मतलब इसका संज्ञा का रूप है। फिर यहाँ देखते हैं यथाशक्ति, तो यथा भी कोई अव्यय शब्द है और शक्ति कोई संज्ञा है। उपगंगा, उपगंगा का अगर बात की जाए तो यहाँ उप जो है ये पहला पद है और गंगा जो है इसका पीछे वाला पद है, तो पहला पद प्रधान है तो उप अव्यय शब्द है। तो इस प्रकार से हम अव्यय विभाव समास का शॉर्ट में अगर बोला जाए तो इसका पहला पद को अगर देखा जाए प्रति, अनु, धिक, निक्षा, यथा, उप, ये सारे शब्द अगर आते हैं तो हम लोग समझ सकते हैं कि यह अविभाव समास के हैं। तो चलते हैं अब 2 नंबर में तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास ये समास जो होता है किसी से मिलता जुलता नहीं है, लेकिन अगर यदि हम लोग देखा जाए तो इसको कुछ ट्रिक से हम लोग इसको याद रख सकते हैं। ये समास अन्य सभी समासों से कुछ अलग हटके है, तो इसको कैसे जानते हैं देखें इसमें। तो इसमें बोला जा रहा है जैसे इसमें दूसरा पद छोटा होता है, मतलब दूसरा पद जो होता है यानी दूसरा पद छोटा होता है, अर्थात वही पद वो क्या होगा, इसका प्रधान होगा। तो इसमें दूसरा पद, इसमें विभक्ति का प्रयोग खास करके लगा रहेगा, जिसमें विभक्ति का प्रयोग होगा उसके बारे में जानेंगे। जैसे कि विभक्ति का प्रयोग करेंगे तो जैसे यहाँ पहला उदाहरण देखते हैं, स्वर्ग प्राप्त, तो स्वर्ग को प्राप्त, यहाँ को जो है ये कर्म कारक का विभक्ति लगा हुआ है, स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। अब दूसरा देख रहे हैं पद दलित, पद से दलित, यहाँ से का प्रयोग जो है ये करण कारक में कर्ता ने कर्म को करण से का प्रयोग है। अब देशभक्ति का अगर बात किया जाए, देश के लिए भक्ति, तो यहाँ के का प्रयोग जो है ये संप्रदान कारक को दिखा रहा है। जन्मांध, जन्म से अंधा, यहाँ से का प्रयोग जो आपादान कारक को दिखा रहा है। राजमहल, राजा का महल, का संबंध कारक में चिन्ह होता है का, तो इससे हम लोग पहचान सकते हैं राजमहल जो है राजा का महल को दर्शा रहा है। अगर गृह प्रवेश का अगर बात करें तो गृह में प्रवेश, तो में जो है यहाँ यह अधिकरण कारक के अंतर्गत आता है और ये गृह प्रवेश जो है इसका पीछे वाला पद छोटा होता है। तो यहाँ इस प्रकार से हम लोग जान सकते हैं, अगर राजा का बात आए, अगर देशभक्ति का बात आए, है ना, तो ये सभी शब्द तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएंगे। चलिए अब जाते हैं कर्मधारय समास के, और तो इसमें देख रहे हैं कर्मधारय समास। इसमें कर्मधारय समास उसी को कहा जाता है जिसमें विशेषण और विशेष मिला रहे, जिसमें किसी पद का विशेषता हो और विशेष हो, या किसी का उपमा का बोध हो, है ना, उसे ही हम कर्मधारय समास के रूप में जानते हैं। तो कर्मधारय में हम लोग कैसे जानेंगे, जैसे चंद्रमुख का बात किया जाए, जो चंद्र के समान मुख, चंद्र के समान अगर मुख है तो यहाँ मुख तो है लेकिन कैसा है, चांद के समान है, तो चंद्र के समान मुख होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे चंद्रमुख, और यहाँ मुख का उपमा चांद के साथ किया गया है, इसीलिए ये कौन समास है, कर्मधारय समास। तो इसको सही रूप से फिर से जानते हैं। अब अगला नेक्स्ट उदाहरण में देखते हैं, चरण कमल। चरण कमल, तो कमल तो है, कमल के समान चरण, मतलब चरण तो है लेकिन वह चरण कैसा है, कमल के समान है, तो अर्थात हम समझ सकते हैं कि कमल के समान चरण को ही चरण कमल कहेंगे। तो यहाँ चरण जो है विशेषता बता रहा है कमल का, कमल जो है चरण का विशेषता बता रहा है। नील कमल का अगर बात करें तो नीला है जो कमल, मतलब कमल है लेकिन वह कमल कैसा है, नीला है, तो इसी प्रकार नीला जो है कमल का विशेषता है। अब पीताम्बर का बात कर रहे हैं, तो पीताम्बर जो है पीत है जिसका अंबर, अर्थात जिसका अंबर पीत कलर का होता है उसी को क्या कहते हैं, पीताम्बर कहा जाता है।
तो यहाँ हम लोग को ये बात को ध्यान रखना है कि आगे वाला शब्द में जिसका विशेषता आ जाए या विशेषण आ जाए या उपमा आ जाए, वो डेफिनेटली रूप से कर्मधारय समास का उदाहरण होता है। अब द्विगु समास का बात करें तो द्विगु समास का अर्थ ही होता है संख्यावाची। तो जिस समास का पहला वाला शब्द अगर संख्या से रिलेटेड हो तो हम समझ जाएंगे कि वो संख्या मतलब द्विगु समास का उदाहरण है। जैसे चौराहा का बात करें तो चौराहा का मतलब आगे चौराहा मतलब चार राहों का समूह, मतलब चार का जो बोध आया, तो इससे हम लोग पहचान लिए कि चौराहा जो है द्विगु समास है। इसी प्रकार से और हम लोग बोल सकते हैं, जैसे दोपहर का बात करें मतलब दो का जो उच्चारण आया इसका मतलब दूसरा पहर, मतलब दो का उच्चारण आया इसलिए यह दोपहर हुआ। इसी प्रकार अगर पंचवटी का बात करें तो पांच वटों का समूह मतलब पांच वृक्षों का समूह को हम लोग पंचवटी, इसमें भी आगे वाला संख्यावाची शब्द है। अगर अष्टाध्यायी का बात करें तो आठ, अष्टाध्यायी मतलब आठ अध्यायों का समूह, मतलब आठ का ये बोध करवाया, इसी प्रकार से यह अष्टाध्यायी कहलाया। तो हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कि जिस समास का पहला पद संख्या से जुड़ा हो उसी को हम लोग द्विगु समास बोलते हैं। इसके अलावा और भी कई उदाहरण इसका हो सकता है, जैसे पंच पात्रम बोल सकते हैं, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, है ना। तो चलते हैं द्वंद्व समास की ओर। सिर्फ इसमें ट्रिक लगा लेना है कि मतलब जिसका पहला पद संख्या से जुड़ा हुआ होगा वही द्विगु समास। अक्सर इस समास से ज्यादा क्वेश्चन इस समास से भी पूछा जा सकता है। अब यहाँ द्वंद्व समास का बात करते हैं। द्वंद्व समास जो होता है इसका दोनों पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। तो यहाँ पर दोनों पद किस प्रकार प्रधान होगा, इसमें जोड़ा और जोड़ी दोनों जोड़ा जोड़ी बुला सकता है, मतलब इसमें जोड़ा वाला शब्द आएगा द्वंद्व समास में, जोड़ा वाला शब्द। जैसे गौरी शंकर, तो गौरी मतलब माता पार्वती और शंकर मतलब शिव जी, गौरी और शंकर ये जुड़वा वाला शब्द है, तो इसलिए बोल सकते हैं गौरी और शंकर, यानी गौरी शंकर में कौन सा समास, द्वंद्व समास है। अगर लोटा डोरी का अगर बात किया जाए, लोटा और डोरी, तो लोटा और डोरी दोनों साथ होता है, इसलिए लोटा डोरी में कौन सा समास, द्वंद्व समास। फिर अगर देखा जाए भात दाल का बात करें तो भात और दाल, तो भात दाल जोड़ा वाला शब्द है इसलिए यह द्वंद्व समास है। राधा कृष्ण भी जोड़ा वाला शब्द है, राधा और कृष्ण, तो इसको भी हम लोग बोल सकते हैं द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास में याद रखना है कि इसमें दोनों पद प्रधान होता है, आगे वाला पद जितना प्रधान होता है उतना पीछे वाला भी होता है, तो इसको द्वंद्व समास बोल सकते हैं। अब हम लोग आते हैं बहुब्रीहि समास में। तो बहुब्रीहि समाज में क्या होता है, ये समास और सबसे कुछ और हटके है और बहुत ही सिंपल है। इसको सीधा याद रख सकते हैं कि वह समाज जो अपने अर्थ को छोड़कर किसी दूसरे का अर्थ बताए वो क्या कहलाता है, बहुब्रीहि समास। यानी जो समास अपने अर्थ को छोड़कर दूसरे का अर्थ बतावे उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। और बहुब्रीहि समास का एक बात याद हम लोग को रखना है, इसमें खास करके ज्यादा से ज्यादा भगवान का ही नाम, जब भगवान का नाम हम लोग को दिखाई पड़े तो वो डेफिनेटली रूप से बहुब्रीहि समास से ही मैचिंग करता है। तो जैसे भगवान का नाम आएंगे तो हम लोग उदाहरण से देखते हैं आखिर क्यों हम लोग बोले भगवान का नाम आता है। तो यहाँ देखें, जैसे लंबोदर का बात करें तो लंबा है जिसका उदर, मतलब जिसका उदर लंबा होगा उसको लंबोदर बोलेंगे। तो यहाँ विशेषता क्या है, जिसका उदर लंबा हो लंबोदर, लेकिन हम लोग का मन में गणेश जी का बोध आ रहा है, लंबोदर मतलब लंबा उदर है जिसका, तो यहाँ गणेश जी का उच्चारण आ रहा है मन में, तो इसीलिए लंबोदर में कौन सा समास, बहुब्रीहि समास। अब नीलकंठ का बात करें, नीला है जिसका कंठ, तो हम लोग यहाँ बोल गए नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ, मतलब नीला है जिसका कंठ बोलने के साथ हम लोग का मन में शिव का उच्चारण आया, क्योंकि शिव जी का ही तो कंठ नीला है, तो इसीलिए नीलकंठ में कौन सा समास हो गया, बहुब्रीहि समास। अब यहाँ पर हम लोग को फिर आगे देखते हैं चंद्रमुखी। देखिए इससे पहले भी हम लोग चंद्रमुखी के स्थान पर चंद्रमुख भी पढ़े थे कर्मधारय समास में, परंतु यहाँ चंद्रमुख अगर पूछा जाए तो वहां कर्मधारय समास, लेकिन चंद्रमुखी अगर पूछा जाए तो चांद के समान मुख मतलब नारी का यहाँ बोला जा रहा है। तो चंद्रमुखी और चंद्रमुख में कुछ अंतर होता है, इसलिए चंद्रमुखी और चंद्रमुख में यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं करना है। यहाँ पर देखना है चंद्रमुखी जो है चांद के समान मुख मतलब नारी को ही कहा जाता है चंद्रमुखी, तो चंद्रमुखी भी हम लोग का बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। अब बात करते हैं और एक उदाहरण है चतुर्भुज। अब देखिए यहाँ चतुर्भुज का मतलब चार, इसका उच्चारण चार से होता है, लेकिन यह एक अपवाद में है, यह एक अपवाद है, क्योंकि चतुर्भुज का मतलब चार होता है, लेकिन
यह मैचिंग करता है किससे? द्विगु समास से। लेकिन क्या द्विगु समास से कुछ हटकर है, क्योंकि ये अपने अर्थ को छोड़कर दूसरे के अर्थ को बताता है। अर्थात चार भुजाओं वाला, मतलब ब्रह्मा का बोध करवा रहा है, भगवान ब्रह्मा के बारे में बोध करवा रहा है। इसीलिए ये एक अपवाद है, इसको हम लोग याद रखेंगे। चतुर्भुज जब भी आएगा तो उसको बहुब्रीहि समास में बोलेंगे, न कि द्विगु समास में बोलेंगे, क्योंकि द्विगु समास का तरह है लेकिन वो कुछ उससे अलग है, क्योंकि दूसरे को अर्थ बताता है। अब ये छः का छः हम लोग पढ़ लिए। अगर इसमें कोई दिक्कत है तो हम मतलब जरूर हम लोग को कमेंट करके बताइएगा, इस पर सुधार करने का कोशिश करेंगे। फिर यहाँ और देख रहे हैं, और एक इसके अलावे ना, जब हम लोग हिंदी से अलग अगर संस्कृत का बात करें, उस पर हम लोग जाते हैं तो एक और समास आता है जिसका नाम नए समास है। तो नए समास का मतलब होता है कि नहीं का बोध, मतलब वैसा समास जो नहीं का बोध करवाए, उसी को हम लोग नए समास कहेंगे। तो जैसे अन्याय का बात करें, देखो अन्याय जो है, यहाँ पर देख सकते हैं कि अन्याय का अगर यदि भाव देखा जाए तो नौ न्याय, मतलब कोई न्याय ही न मिला, इसलिए उसका नाम वहाँ अन्याय रखा गया। तो अन्याय से हम लोग पता चल गया कि कोई न्याय नहीं मिला, इसलिए अन्याय है। तो जहाँ पर नहीं का बोध आए तो वहाँ समझ गए नौ का बोध आया है, तो ये नए समास है। फिर बात करें असमर्थ। असमर्थ का मतलब ये हुआ कि नहीं समर्थ, मतलब जिसका सामर्थ्य न हो, तो नौ समर्थ, तो ये भी नए समास का उदाहरण है। अभाव का पढ़ के ही पता चल रहा है, नहीं भाव, मतलब किसी के पास कोई भाव नहीं है, तो नौ भाव, तो ये भी डेफिनेटली हम लोग का नए समास होगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगर वीडियो पसंद पड़े तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जब भी वीडियो देखेगा तो इसको कॉपी कलम के साथ बैठिएगा, ताकि आपको कोई भी दिक्कत हो तो उसको नोट्स बना कर रखिएगा, तो उसको बाद में रिवाइज करने में कोई दिक्कत नहीं होगा और आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी। धन्यवाद।